चैप्टर 8 आमंत्रण। प्रातः जब उसकी आंख खुली तो उसने स्वयं को शैया पर पाया। पहले क्षण तो वो ये नहीं समझ पाया कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है। तब उसे रात्रि का स्मरण हो आया। उसका ध्यान सबसे पहले झरोके की ओर गया, जहां उसने वो आकृतियां देखी थी। अब वहां से सूर्य की किरणें आ रही थी और उन किरणों से उस कक्ष में जो धूल के सूक्ष्म कण थे वो चमक रहे थे। वो किरणें सीधी उस नृतिका के चित्र पर गिर रही थी। उसके मस्तिष्क में भूत और वर्तमान दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा था, जिसमें वो ये समझने में असफल हो रहा था कि वास्तविकता क्या है। तभी वो दर्पण की ओर गया। सुबह उठकर दर्पण देखना शिव की दिनचर्या में था। दर्पण में जैसे ही उसने स्वयं को देखा, उसके दिमाग में एक और तरंग आई, जिसने उसे तुरंत कैलाश के चित्र की ओर मोड़ दिया। ये चित्र ही उसके मस्तिष्क में चल रहे उस द्वंद्व को समाप्त कर सकता था। चित्र वैसा ही सुंदर एवं विशाल बना हुआ था। वो उसी प्रकार कक्ष को सुशोभित किए हुए था, जिस प्रकार चंद्रमा रात्रि को सुशोभित करता है। उसके मस्तिष्क का ये द्वंद्व समाप्त हो चुका था कि रात्रि में जो हुआ वो स्वप्न था या वास्तविकता थी। परंतु एक नया द्वंद्व अब उसके भीतर प्रारंभ हो गया था कि क्या ये मात्र एक दुस्वप्न था या कुछ और था। कैलाश भवन में दलों का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि इतने सारे स्थलों पर इतने कम समय में जा पाना संभव नहीं था। अलग अलग राज्य में जाने के लिए अलग अलग दलों का निर्माण किया गया था, जिनका चयन स्वयं सेनापति कर रहे थे एवं उनके मार्गदर्शन के लिए महर्षि भी उनके साथ थे। इस बात का चयन इतना सरल नहीं था, क्योंकि आमंत्रण मात्र ही लक्ष्य नहीं था। रुद्रोत्सव एक महान पर्व था। एक समय ऐसा था जब संपूर्ण सौरमंडल इसे उल्लास के साथ मनाता था, परंतु अब सभी सभ्यताओं के मध्य उतना व्यवहार नहीं रह गया था। और जब से रुद्र ने संसार का त्याग किया था, तभी से सभी प्रजातियां ये भूल चुकी थी कि किसी समय उन सभी के पूर्वज रुद्र का सम्मान करते थे। रुद्र उस धागे के समान थे जिससे माला के सभी मोती जुड़े रहते हैं। यद्यपि वो धागा दिखता नहीं है, परंतु वो उस माला का महत्वपूर्ण अंग होता है। इस कार्य के लिए उच्च कोटि के प्रबंधन की आवश्यकता थी, क्योंकि महाराज का आदेश था कि न केवल पृथ्वी अपितु समस्त लोक में आमंत्रण जाने चाहिए। ये एक पावन पर्व तो था ही, जिसे कि हजारों वर्षों बाद मनाया जा रहा था, अपितु ये दिन कैलाश के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि शिव को राजकुमार घोषित किया जा रहा था। ये कार्यक्रम शिव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखे गए थे। पृथ्वी पर इस कार्य को संपन्न करने हैं तो कुछ दलों का निर्माण किया गया था। ये इतना सरल कार्य नहीं था, इसलिए इसे दिशाओं में बांटा गया। जहां पश्चिम में इंद्रलोक एवं प्रजापत नगर थे, वहीं दक्षिण में गंधर्व लोक, नागलोक एवं असुरलोक थे। पूर्व में कई छोटे छोटे राज्य थे, जो कि अलग अलग नदियों, पर्वतों, समुद्र तट पर अथवा वनों में बसे हुए थे। देवताओं के पास सेनापति स्वयं जाने वाले थे। वो महर्षि के साथ इंद्र को आमंत्रण देने जाने वाले थे। वहीं से वो प्रजापत को भी आमंत्रण देने जाएंगे। देवलोक एवं प्रजापत नगर कैलाश से दूर रुद्र पर्वतों के पार पश्चिमोत्तर में थे। महामंत्री वज्र एवं बाहु दक्षिण की ओर जाने वाले थे एवं तीनों क्रमश गंधर्व, असुर एवं नागलोक में जाने वाले थे। पूर्व दिशा में महाराज के रक्षा दल के प्रमुख भद्र जाने वाले थे, जिनके साथ अपनी टोली थी। इस तरह से सबने पृथ्वी के समस्त नगरों, सभ्यताओं के पास आमंत्रण भेजने की योजना बनाई थी। इसके पश्चात मंगल के लिए दल निर्माण किए गए, जो स्पष्ट थे। महाराज स्वयं वहां नंदी एवं उनके कुछ प्रमुख सैनिकों के साथ जाने वाले थे, जहां वो सभी प्रजातियों की निमंत्रण देना चाहते थे। अवसर को अभूतपूर्व बनाने का संपूर्ण प्रबंध कर लिया गया था। निर्माण स्थल को बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभियंत्रिकों की व्यवस्था की गई थी एवं चक्रभेदन का भी आयोजन करवाया जाना था, जिसके लिए भी उच्च कोटि की व्यवस्था की आवश्यकता थी। आचार्यों के एक दल को बृहस्पति गृह पर भी भेजा जाना था, क्योंकि वहां ऋषि बृहस्पति एवं कई महान ऋषि निवास करते थे। ये ग्रह केवल ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनियों का निवास स्थान था। साधारण जन का वहां जाना असंभव था। दिखने में ये गृह निर्जीव लगता था
एवं ऐसा लगता था जैसे इस गृह पर केवल रेत के बवंडर है, परंतु ये बवंडर उसकी सतह पर नहीं थे। ये वहां के ऋषियों ने ऋषि बृहस्पति के सानिध्य में बनाए थे, जो कि उनकी कड़ी तपस्या एवं साधनाओं का परिणाम था। कई वर्षों पूर्व जब सब जगह केवल युद्ध हो रहे थे, तो इस गृह पर सभी ऋषियों ने सत्य की विजय हेतु कई यज्ञ किए एवं राक्षस और असुरों ने उन यज्ञों को भंग करने हेतु कई प्रयत्न किए। वो यज्ञों में अपवित्र वस्तुओं को डाल देते थे और ऋषियों को मार देते थे। उसी समय ऋषि गृहपति ने अन्य ऋषियों के साथ मिलकर पूरे ग्रह पर रेत के बड़े बड़े बवंडर बना दिए, जिससे उस गृह पर प्रवेश कर पाना असंभव था। इस प्रकार की माया की रचना की गई थी कि यदि कोई उस गृह पर प्रवेश करना भी चाहे तो वो सतह पर उतर ही नहीं पाएगा। पूरा ग्रह रेत के कणों से मिलकर बना हुआ प्रतीत होता था, जिसमें कोई ठोस स्थान नहीं था। समय अवधि के अंतर्गत सभी जगह आमंत्रण पहुंचा दिए गए थे। सभी दलों के पुनः लौट आने पर एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी दलों के अनुभवों एवं वहां घटित हुए घटनाक्रमों की जानकारी महाराज के समक्ष दी जानी थी। इस सभा पर आगे घटित होने घटनाओं पर प्रभाव पड़ना था, क्योंकि जब हम किसी को आमंत्रण देने जाते हैं तो अधिकांश समय हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे आमंत्रण का क्या भविष्य है। असमर्थता एवं रोष, जो कि प्रमुख कारण है, तत्काल ही समक्ष आ जाते हैं। कितनी संख्या में वहां जन उपस्थित होंगे, इस बात का अनुमान भी दलों के पक्षों को सुनकर ही लगाया जा सकता था। यदि किसी समाज में किसी प्रकार का रोष था तो प्रमुख दल उनके प्रश्न लेकर उपस्थित होने थे। संध्या काल में जब शिव सूर्य को अस्त होते हुए देख रहा था, महाराज का उसके समक्ष आगमन हुआ। वो कैलाश की सबसे ऊपरी भाग में था, जहां से संपूर्ण कैलाश दिखाई देता था। यद्यपि आपकी दृष्टि उचित अवस्था में है तो आप और भी दूर तक देख सकते थे। महाराज ने देखा कि शिव अस्त होते हुए सूर्य को देखने में मग्न था, जो चारों और फैले हुए रंगों को देख रहा था। कोई चित्रकार भी उतना सुंदर दृश्य नहीं बना सकता था जो उस समय स्वयं बन पड़ा था। शिव समय समय सूर्यास्त देखने वहां आया करता था। वो वहां बने हुए आसन पर बैठा हुआ था और उस रमणीय दृश्य को देखने में व्यस्त था। वो कभी आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देखता, कभी मंद गति से चल रही वायु को अनुभव कर रहा था। वो प्रसन्न नहीं था, परंतु शांत था। एकाएक वहां महाराज का आगमन होता है। महाराज चाहते नहीं थे कि उसके ध्यान में विघ्न डाला जाए, परंतु वार्तालाप आवश्यक था, तो उन्होंने कहा, पुत्र। शिव का ध्यान भंग हुआ और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो महाराज को वहां देखकर अचंभित था, क्योंकि महारानी वहां उसके पास कई बार आई थी, परंतु महाराज कभी वहां नहीं आए थे। आज उसे क्रोध भी नहीं आया था, क्योंकि ये उसके एकांत का समय था। ये उसकी दिनचर्या में था। वो यहां किसी भी प्रकार का विघ्न स्वीकार नहीं करता था, चाहे विघ्न डालने वाला कोई भी हो। वो आज प्रसन्न था और इस रमणीय दृश्य ने उसे और प्रसन्न कर दिया था। आज प्रातः ही शिव का अति प्रिय परिधान गंधर्व प्रदेश से लाया गया था, जो कि अत्यंत ही सुंदर था। वो गहरे नीले वर्ण का था। उस परिधान में स्वर्ण निर्मित अनेकों चित्र एवं आकृतियां बनी हुई थी। कई प्रकार के रत्न उस परिधान में लगे हुए थे। उस परिधान को देखकर शिव का मन आलोकित हो गया था। कदाचित यही कारण था कि उसे क्रोध नहीं आया था। पिताजी, आइए, और वो आसान में एक तरफ हो गया। वहां 3 के बैठने की व्यवस्था थी। सम्मान हेतु वो एक और हो गया। बहुत ही रमणीय दृश्य है। उसके पिता ने वार्तालाप को आगे बढ़ाया। हां, इसे कितना भी देखो मन नहीं भरता है। शिव ने उत्तर दिया, मुझे ज्ञात है तुम सदैव यहां आते हो। हाँ, किसी महत्वपूर्ण अवसर पर ही मैं इस दृश्य को देखने से वंचित रहता हूं, अन्यथा यहां इस समय होना मेरी प्राथमिकता होती है। तुम्हें यहां किसी प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन करवाना को तो तुम करवा सकते हो। यहां पारदर्शी धातु को भवन बनवाया जा सकता है, जिसमें तुम्हें अपने मन की किसी भी कल्पना को जीवित करने का अधिकार होगा। इस दृश्य की विशेषता ही यही है कि ये प्राकृतिक रूप से चित्ताकर्षक है। तुम्हारी इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है पुत्र। उन्हें आगे भी कुछ कहना था,
परंतु वो संकोच में थे, क्योंकि इससे पहले भी शिव उनकी इस बात को अस्वीकार कर चुका था। आत्म मन में संकोच लेकर उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना करना है पुत्र। कहिए पिताजी, आपको आज्ञा मांगने की आवश्यकता नहीं है। कदाचित वो जानता था कि उसके पिताजी क्या कहने वाले थे। हमने रुद्रोत्सव हेतु आमंत्रित करने के लिए विभिन्न दल भेजे थे, जो कि आ चुके हैं। कल मैंने उनकी एक बैठक बुलाई है, जिसमें वो वहां घटित हुए घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम वहां उपस्थित रहो, परंतु मेरा वहां क्या कार्य है पिताजी? मेरा चित्त वहां नहीं लगता है। शिव ने सदैव की भांति नकारात्मक उत्तर दिया, परंतु आज उसका उत्तर देने का व्यवहार भिन्न था। उसके पिता को इस व्यवहार में एक आशा की किरण दिखाई दी। आज से पहले वो सदैव इस वार्ता को अपना पक्ष रख के समाप्त कर देता था एवं वहां से चला जाता था, परंतु आज वो वही था। कदाचित वो बैठक में जाने के लिए पूर्ण रूप से असहमत भी नहीं था। तो उसके पिताजी ने आगे कहना प्रारंभ किया, पुत्र, शीघ्र ही तुम कैलाश के राजकुमार घोषित कर दिए जाओगे, और वो समय भी दूर नहीं जब तुम्हें ही यहां का राज पाठ संभालना है। इसके अतिरिक्त तुम कभी कैलाश के बाहर नहीं गए हो। नहीं, राजभवन में तुम्हारी कोई अधिक रुचि है। कई मंत्री तुम्हारे वास्तविक स्वभाव से परिचित नहीं है। रुद्रोत्सव में कई अतिथि होंगे जो विभिन्न स्थानों से यहां आएंगे। उन्हें सुरक्षित एवं संतुष्ट रखना हमारा उत्तरदायित्व है। यहाँ के भावी राजकुमार होने के कारण भी तुम्हारा उस बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा पिताजी। शिव का ये उत्तर कुछ विलंब के बाद आया था। इस विलंब में उसने सभी पक्षों पर विचार किया। उसे राजकार्य में इतनी रुचि नहीं थी जितनी उसे ये जानने में थी कि उत्सव में कौन कौन उपस्थित होगा, और इस बात का उत्तर जानने हेतु वो किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहता था। यह भी एक कारण था कि उसने स्वीकृति दे दी थी। महाराज प्रसन्न थे, उन्हें इस उत्तर की प्रतीक्षा थी, क्योंकि मन ही मन उनका मन ये जानकर कुंठित होता था कि जिस पुत्र की प्रतीक्षा वो कैलाश भावी राजा के रूप में कर रहे थे, वही पुत्र इन कार्यों में कोई रुचि नहीं रखता था। ऐसा नहीं था कि शिव बैठक में जाने के लिए मानसिक रूप से प्रस्तुत था। उसके मन में कई तरह के प्रश्न थे। वो सभा में गया था, परंतु सभा का भाग कभी नहीं रहा। इस बार परिस्थितियां भिन्न थी। सभा में बैठने का अलग ही व्यावहारिक ज्ञान होता है, जो शिव को नहीं था। उसने अपनी इस कमी को नंदी से चर्चा करके दूर करने का प्रयास किया। नंदी ने उसे बताया कि सभा में किसका स्वागत करना है, किसे प्रणाम करना है एवं कब अपना मुख खोलना है, एवं सबसे महत्वपूर्ण कि कभी अपने आसन से नहीं उठना है जब तक महाराज की आज्ञा न हो, क्योंकि वो भावी राजकुमार है। मंत्री सबके स्वागत में उठते हैं, राजा या राजकुमार नहीं। शीघ्र ही वो समय आ गया जब सभा भवन रुद्रोत्सव की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने वाला था। संपूर्ण मंत्रिमंडल वहां उपस्थित था। शिव के हृदय की गति पहले से तीव्र गति से चल रही थी। उसे सभा में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कई सारे चक्षु उसे ही देख रहे हो, जो सत्य भी था। सभा प्रारंभ हो गई थी, परंतु शिव वहां उपस्थित होकर भी अनुपस्थित था। उसके मस्तिष्क में कई विचार चल रहे थे। वो अपने विचारों में मग्न था कि एक ध्वनि ने उसके विचार रूपी महल को ध्वस्त कर दिया। वो पुनः वर्तमान में लौट आया। शिव, शिव। उसे सुनाई दिया कि उसके पिताजी उसका नाम पुकार रहे हैं। तुरंत अपने आप को संतुलित करके उसने उत्तर दिया, हाँ पिताजी। आचार्य के प्रणाम को उत्तर दो पुत्र। शिव ने जैसे ही सामने देखा तो आचार्य हाथ जोड़कर शिव को नमस्कार कर रहे थे, और वो समझ गया कि जब वो विचारधीन था उस समय में काफी कुछ घटित हो चुका है। प्रणाम। उसने भी प्रणाम का उत्तर दिया। आमंत्रण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि आमंत्रक को देखकर ही अतिथि आमंत्रण पर विचार करते हैं। यदि आमंत्रक की भावना सुदृढ़ होती है तो अतिथि आने पर विवश हो जाता है। यही सब विचार विमर्श करके हमने प्रत्येक दल को आमंत्रण के लिए नियुक्त किया था। रुद्रोत्सव एक महान पर्व है। आदिकाल से इसे मनाने की परंपरा है। कई कारणों के कारण हम अतीत में इसे नहीं मना सके, परंतु महाराज ने पुनः इस उत्सव को मनाने का निर्णय लिया है, जिसे पूर्ण करने के लिए
सभी गृह निवासियों का इसमें आना आवश्यक है। आचार्य ने अपनी बात को सभा में रखते हुए कहा। सभा में घोर शांति थी। प्रत्येक व्यक्ति सरलता से उनकी बात को सुन सकता था। उनकी ध्वनि में एक गंभीरता थी जो उस समय आवश्यक भी थी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। पूर्वी देश हमारी सभ्यता अनुसार नहीं चलते। उनकी अपनी अलग नियमावली है जिसका वो अनुसरण करते हैं। हम में से कई तो वहां कभी नहीं गए, नहीं उनके बारे में अधिक जानते हैं। मैं स्वयं युवावस्था में वहां गया था। उसके बाद वहां कई परिवर्तन हो चुके हैं। अतः हमने वहां जाने के लिए भद्र को चुना, जो कि रक्षा दल के सैनिकों के साथ वहां गए थे। हमें आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी भद्र। आप हमें बताएं आपका अनुभव कैसा रहा, एवं वहां जितनी भी सभ्यताएं थी उनका आमंत्रण पर क्या विचार था। महाराज, कैलाश के भावी राजकुमार, महर्षि एवं समस्त सभापतियों को प्रणाम। भद्र ने सभी को प्रणाम कर अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। पूर्व दिशा में कई छोटे छोटे राज्य हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सभ्यता है। प्रत्येक सभ्यता के प्रमुखों ने हमें सम्मान दिया एवं रुद्रोत्सव में आने के लिए अपनी स्वीकृति भी दी। उनमें से कोई ऐसी सभ्यता नहीं थी जो कि विरोध में हो। अतीत को भूलकर सभी रुद्रोत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। सबसे अधिक सम्मान मुझे कूच प्रदेश में मिला। इसका एक कारण यह भी था कि मेरी माता भी वहीं से थी, परंतु इससे भी अधिक उत्साहित वो इस बात से थे कि उनके प्रदेश का कोई वंशज कैलाश में अपनी सेवा दे रहा है। कैलाश के सेनापति एवं मेरे पिताश्री का वहां बहुत सम्मान है। इस कारण भी मुझे वहां कोई असुविधा नहीं हुई। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है भद्र कि तुम्हारे जैसा साहसी सैनिक हमारी सेना में है। तुम्हारे कौशल का प्रमाण तुम युद्ध भूमि में समय समय पर देते रहते हो एवं पूर्व के सभी देशों को आमंत्रित करके तुमने एक और कर्तव्य की सफलता से पूर्ति कर ली है। अब तुम आसान ग्रहण कर सकते हो, महाराज ने भद्र को संबोधित करते हुए कहा। तत्पश्चात आचार्य ने कहा, मैं स्वयं ऋषियों के साथ बृहस्पति गृह पर गया था। वहां महर्षि बृहस्पति एवं सप्तऋषि को आमंत्रित करके वहां निवास करने वाले सभी महान ऋषियों एवं वैज्ञानिकों को मैं आमंत्रण देने गया। वहां कोई ऐसा नहीं था जिसने रुद्रोत्सव में आने में अपनी असमर्थता दिखाई हो। वहां उपस्थित ज्ञानियों में से एक विश्वकर्मा को भी रुद्रोत्सव के लिए आमंत्रित कर लिया गया है। वो चक्रभेदन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हैं, अर्थात बृहस्पति गृह पर सभी को सफलतापूर्वक आमंत्रण जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर उपस्थित सभी महान ऋषियों एवं विभिन्न समुदाय के सभी विद्वानों, संतों, अघोरियों, नागाओं को भी आमंत्रित किया जा चुका है। आचार्य के एक हाथ में पुस्तिका थी जिसमें सभी विषय लिखे हुए थे जो सभा में कहने थे। उनके मस्तक पर एक शिखा थी एवं चंदन का लेप था। वो हष्टपुष्ट थे, मोतियों की माला धारण किए हुए थे एवं श्वेत वर्णा के वस्त्र धारण किए हुए थे। वस्त्र सिले हुए नहीं थे। मंगल गृह पर नंदी कुछ सैनिक दल के साथ गए थे। वे यहां आए एवं अपनी यात्रा से जुड़े अनुभव साझा करे। नंदी ने मंगल गृह पर हुए अपने अनुभव को सभा में बताया। उसे सुनना सदैव एक सुखद अनुभव होता था, क्योंकि वो हर बात को हास्यास्पद रूप में बताता था। उसकी बातों को सुनकर सभा में हंसी की ध्वनियां सुनाई देने लगी। महाराज भी स्वयं को हंसने से न रोक सके। मंगल गृह पर सभी प्रजातियों ने उत्सव में आने के लिए स्वीकृति दे दी थी। राक्षसों ने कैलाश में आने की अनुमति तो दे दी थी, परंतु कटु वाक्य भी कहे थे एवं कहा था कि वो चक्रभेदन को जीतेंगे। साथ ही नंदी का उपहास भी किया था। तत्पश्चात सेनापति, जो कि देवलोक एवं ब्रह्मपुरी गए हुए थे, सभी को प्रणाम कर वो सभा के समक्ष उपस्थित हुए। उनके आते ही आचार्य ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, प्रणाम सेनापति, आप पृथ्वी के उस भाग में गए थे जहां कदाचित आपके अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता था। कारण हम सब जानते हैं। ये सभा प्रारंभ से ही जानती थी कि वहां से क्या उत्तर आएगा, परंतु आप इस समय कैलाश पर हमारा सर्वोत्तम विकल्प थे। हमें पूर्ण विश्वास है आपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया होगा। अब तक घटित हुए क्रियाकर्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ था
जो कि शिव का ध्यान आकर्षित कर सके। उसे इतना जानने की उत्सुकता तो थी कि रुद्रोत्सव में कौन आएगा, परंतु उसका कारण यह भी था कि उसी दिन उसका जन्मोत्सव भी था। उसे तो इसी बात की प्रतीक्षा थी कि कब सभा समाप्त हो और वो अपने कक्ष में पहुंचे। उसके कैशों को नया रूप देने के लिए आज नाई आने वाला था, जो कि गंधर्व प्रदेश से आ रहा था। उसकी शिव को प्रतीक्षा थी, परंतु शिव को पता था कि सेनापति के पश्चात अब और कोई नहीं है। आते उन्हें सुन लेने के पश्चात वो भवन में पुनः जा सकेगा। कदाचित इसी कारण से वो सेनापति की बात ध्यान से सुन रहा था। मैं पुनः महाराज, भावी राजकुमार आचार्य महर्षि को प्रणाम करता हूं। उसके साथ ही मैं समस्त सभा को भी प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि मैं वहां नगर का दूत बनकर गया था। आज वहां जो भी घटित हुआ है उसका जैसा है वैसा वर्णन करूंगा। मेरे द्वारा कहे जाने वाली बात में कुछ भी काल्पनिक नहीं होगा, क्योंकि महाराज एवं प्रजा के समक्ष सत्य कहना मेरा दायित्व है। हम देवलोक गए, जहां देवताओं ने उत्सव का पूरा स्वरूप जाना। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि समस्त देवताओं ने उत्सव से जुड़े हुए कई प्रश्न किए। उनकी अधिक रुचि चक्रभेदन में थी। कई समय के वार्तालाप के पश्चात उन्होंने स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात हम ब्रह्मपुरी गए। हमारे विमान को उनकी सीमा में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हमें विमान का त्याग सीमारेखा के बाहर ही करना पड़ा। उन्होंने हमारे लिए अश्व आदि की व्यवस्था भी नहीं की थी। अतः हम पैदल द्वार तक पहुंचे। कुछ समय विलंब करने के बाद में हमें महाराज प्रजापत ने भवन में सभा के मध्य बुलाया। मुझे ये सब विचित्र नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे अच्छे की मैंने उनसे आशा भी नहीं की थी। भवन में मुझसे आने का प्रयोजन पूछा गया तो मैंने उन्हें आमंत्रण पत्र पकड़ाया, जिसे वहां के सेनापति ने पढ़कर सुनाया। वो उसे इस प्रकार पढ़ रहे थे जैसे उसे कोई हास्यास्पद लिखा हो, और सभा उन पर ठहाके भी लगा रही थी। पत्र को पूरा पढ़ने के बाद जब हंसी ठिठोली बंद हो गई तो महाराज ने कहना प्रारंभ किया। मुझे आशा नहीं थी कि ऐसा कोई निमंत्रण कभी आएगा, क्योंकि कैलाश से हमारा संबंध कई वर्षों पूर्व समाप्त हो चुका है। हम वो दो ध्रुव हैं जो कभी नहीं मिल सकते। जब रुद्र इस पृथ्वी से गए उसके बाद से ही हमारे मत भिन्न हो गए। हम ब्राह्म पूजक हैं और ऐसी भूमि पर नहीं जाएंगे जहां उनका अपमान हुआ हो। हमें वो समय याद है जब रुद्र पूजकों ने भविष्य में ब्रह्मा की पूजा न करने का निर्णय लिया था। और यदि मैं स्पष्ट कहूं तो हम वहां के निवासियों को रुद्र का वंशज मानते ही नहीं हैं। जब आपकी रुद्र पूजा की नीति काम न आई तो आपने एक और रुद्र वंशज के अवतार लेने की कथा चारों दिशाओं में उड़ा दी। परंतु हम इतने अज्ञानी नहीं हैं। हमें ज्ञात है रुद्र कदापि उस धरती पर अवतार नहीं ले सकते जहां ब्रह्मा का अपमान होता हो। तो सेनापति, आप जाकर हमारा उत्तर अपने महाराज को सुना सकते हैं। उनसे जाकर कह दीजिए कि ब्रह्मपुरी से एक पक्षी भी उस उत्सव में नहीं आएगा। तभी महाराज की पुत्री ने सभा का ध्यान आकर्षित किया। पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। और वो उठकर प्रजापति के पास गई और धीमे स्वर में उसने उनसे कुछ कहा। तत्पश्चात हमें रात्रि विश्राम के लिए एवं अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा के लिए कहा गया। मैं आश्चर्यचकित था इस बात पर नहीं कि हमें रुकने को कहा गया था। इस बात पर था कि प्रजापत ने अपने निर्णय को उनकी पुत्री के कारण स्थगित कर दिया था, जबकि ये सारा जगत जानता है कि प्रजापत कितने हठी है। संध्या काल में भोजनोपरांत जब हम कक्ष में थे तो प्रजापत की पुत्री हमारे कक्ष में आई और मुझसे कहा, प्रणाम मामा। प्रणाम, परंतु मैं तुम्हारा मामा किस प्रकार हुआ पुत्री? अचंभित होते हुए मैंने उनसे पूछा। आपने अपनी शिक्षा आचार्य विकृत से ली थी और उन्हीं से मेरी माता ने भी शिक्षा ग्रहण की है। एवं एक ही गुरु से शिक्षा लेने के कारण आप दोनों गुरु भाई बहन हुए और इसी संबंध से आप मेरे मामा हुए। परंतु मैं तुम्हारी माता को नहीं जानता। उनकी शिक्षा आपके पश्चात हुई है। आयुष्मान भव। कहो पुत्री, यहां आने का क्या प्रयोजन है? इसके दो कारण थे। पहला तो मैं आपसे मिलना चाहती थी, क्योंकि कई समय से किसी ऐसे से नहीं मिल पाई हूं जो कैलाश से हो। और दूसरी, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मैं ब्रह्मपुरी की
और से रुद्रोत्सव में सम्मानित होंगी। ये वहां मेरे द्वारा किसी से किया गया ये अंतिम वार्तालाप था। इसके पश्चात मुझे एक लिखित संदेश दिया गया जिसमें वही कहा गया जो कि राजकुमारी ने मुझसे कहा था। सेनापति की बातों में इसे कई अनसुलझे पक्ष थे जिनके बारे में शिव कुछ नहीं जानता था, परंतु आज की सभा में यदि उसने किसी को एकाग्रता से सुना तो वो केवल सेनापति ही थे। राजकुमारी का क्या नाम है सेनापति? महाराज ने सेनापति से पूछा। शक्ति सेनापति के मुख पर नाम लेने में अलग ही उत्साह था। कदाचित उनकी शक्ति से व्यक्तिगत भेंट ने उन पर एक छाप छोड़ी थी जो कि स्वाभाविक थी, क्योंकि जब मरुभूमि में जल के लिए व्याकुल होते हुए हमारे मुख में यदि कोई शीतल जल डाल दे तो वो उस समय देवता समान होता है। जिस भूमि में चारों और अनादर था वहां शक्ति द्वारा कहीं मीठी बातें उसी जल के समान थी। परंतु ये नाम ध्वनि ऊर्जा के रूप में भवन से तो लुप्त हो गया, परंतु शिव के अंदर ये जीवित हो उठा। शक्ति उसने अपने भीतर पुनः नाम का स्मरण किया।